बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स का पार्ट 2 यानी कि सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्वांटम नंबर्स की हमने बेसिक्स डिस्कस की थी कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो उसमें हमने बताया था आपको क्वांटम नंबर्स बेसिकली सेट ऑफ फोर इंफॉर्मेशंस हैं, सेट ऑफ फोर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। यहाँ पे लिखे वो डेफिनेशन दोबारा लिखे, which describe complete behavior of electron in an atom, complete address of electron। जैसे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, ये पहली इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से पढ़ चुके हैं, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते थे और इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है और इसके शेल्स को के एल एम कहते थे हम। फिर दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। देखिए हमने बोर्स मॉडल जब पढ़ा था तो उसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल की थी, तो हमने कहा था कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस का जो आना है, इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है, थर्ड से फर्स्ट में जंप करता है, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करता है, तो हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आती थी जिसको हम लाइमन सीरीज कहते थे। उन स्पेक्ट्रल लाइंस का आना उस एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होने का सबूत है, जिसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑफ द फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, उसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दिया था। ऑर्बिट का कंसेप्ट हमें वहां से मिला था स्पेक्ट्रल लाइंस के आने से। फिर हमने डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन की एच अल्फा लाइन को जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं, तो जो एच अल्फा रेड लाइन थी, हमने डिफेक्ट्स में मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि वो एक लाइन फर्दर 5 कंपोनेंट लाइंस में डिवाइड हो गई थी, जिसको हमने कहा था फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर। अब एक लाइन का एच अल्फा लाइन जो कि थर्ड ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है तो एक लाइन आनी चाहिए, वो लाइन फर्दर 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, फाइन 5 कंपोनेंट लाइंस में डिवाइड हो गई। तो ये जस्टिफिकेशन बोहर के पास नहीं थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बाद में जाके पढ़ेंगे हम कि जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, इसका मतलब थर्ड एनर्जी लेवल कोई एक फिक्स एनर्जी लेवल नहीं है, बल्कि उसके अंदर फर्दर सब डिवीजन है एनर्जी लेवल्स की, जिसको हम सब एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। शेल्स, अगर ऑर्बिट को हम शेल्स कह दें, थर्ड ऑर्बिट थर्ड शेल, और उसके अंदर फर्दर सब शेल्स भी मौजूद हैं, जिस वजह से एक एच अल्फा लाइन फर्दर लाइन में स्प्लिट हो गई। इसका मतलब है थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी एक डिफरेंट एनर्जी लेवल पे था तो उसकी लाइन कुछ हो रहेगी, वो दूसरे एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है, जिससे उसकी कोई और लाइंस भी आई जिसको हमने कंपोनेंट लाइंस का नाम दिया। इसका मतलब है सब शेल्स का कंसेप्ट हमें कहाँ से मिला, वेरी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। जब हमने उसको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही आप उन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो फर्दर लाइंस में स्प्लिटिंग हुई थी। तो इसलिए फिर एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो कौन सा था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्या शो करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, नंबर ऑफ सब शेल्स। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ सब शेल्स के, अगर फर्स्ट शेल है उसमें सब शेल कितने होंगे, सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, सब एनर्जी लेवल कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एल से। ये आपने बड़ा याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने एन से रिप्रेजेंट किया था, उसकी वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 के एल एम, इसको हमने कहा था, ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। अब इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ठीक हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। इट्स वैल्यूज, जैसे हमने एन की वैल्यूज पढ़ी थी 1 2 3 होती हैं अप टू इन्फिनिटी, तो एल की वैल्यूज क्या होंगी फिर, तो एल की वैल्यूज ना 1 से शुरू नहीं होती बल्कि कहां से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 0 1 2 3 अप टू, वो था अप टू इन्फिनिटी, या जितना भी एन वैल्यू होगी, यहां जो इसकी फाइनल वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू होगी, वो n-1 होगी। n-1 का मतलब यहाँ पे n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्ज कर लेते हैं कि आप कहते हैं जी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n क्या होगा, 1, तो 1-1 आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब सिर्फ इसकी एक वैल्यू होगी l की पहले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में l की सिर्फ 0 एक वैल्यू होगी, वो 0। 0 का मतलब यहाँ पे नथिंग नहीं है, 0 का मतलब एक सब शेल। तो वो कौन सा सब शेल होगा, ये आपको, जो कि आपने प्रीवियस 9th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी, ये थोड़ा सा आपको आइडिया है। तो दोबारा इसको देखें, 0 अगर L की वैल्यू 0 आए, जैसे
n की वैल्यू 1 हो तो उसको कहते हैं k, n की वैल्यू 2 हो तो हम कहते हैं l, अगर n की वैल्यू 3 हो तो हम कहते हैं m, अगर n की वैल्यू 4 हो तो हम कहते हैं n एंड सो ऑन। सेम इसी तरह जैसे n की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमने k l m n के नाम रखे हुए हैं, इसी तरह हम जो l की वैल्यूज हैं उसके सब शेल्स के भी हम नाम रखेंगे। अगर l की वैल्यू 0 आए तो उसको हम बोलेंगे एस सब शेल, और एस सब शेल जो है उसकी शेप क्या होती है, ये देखिए स्फेरिकल शेप होती है, जैसे ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल जो है सर्कल नहीं होता, ये 2 डायमेंशनल नहीं होता, बल्कि क्या होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जी के बगैर आप इसको रिप्रेजेंट बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये प्लेन नहीं होता, ये फ्लैट नहीं होता। तो एस जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये फुटबॉल मूव करता है इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में मूव करते हैं, तो इसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। अगर हम यहाँ पे, इसका मतलब है पहला शेल जो के शेल है, 1 शेल है, इसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा, वो क्या होगा एस, और एस की शेप मैंने वो क्या बताई है, वो स्फेरिकल होगी। ठीक हो गया। अब दूसरे शेल में आते हैं, सेकंड शेल में। सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, कैसे पता चला हमें, अब इसमें फॉर्मूले में दोबारा है 0 1 2 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करें सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो 2 - 1 क्या है आंसर, 1। 1 का मतलब 0 से लेके 1 तक आपने जाना है, तो 0 1 2 वैल्यूज आएंगी, यानी कि यहाँ पे वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप लिखें अगर 1 वैल्यू हो, ये कैलकुलेशन में बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि अगर l की वैल्यू 1 हो तो उस सब शेल का नाम क्या होगा, p सब शेल, और p सब शेल जो है इसकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप, ये भी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ये डम्बल शेप है, ये डम्बल मेरे पास जो कि घर में बाई चांस पड़े हुए हैं, तो ये डम्बल शेप, ये डम्बल आपने देखा है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, डम्बल शेप। तो डम्बल शेप के किसकी शेप होती है, पी सब शेल की, तो इस तरह ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर एल की वैल्यू 3 हो, ये वैल्यूज हम हर शेल में दोबारा कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एल की वैल्यू अगर 2 हो, अगर एल की वैल्यू 2 हो, ये याद करना बड़ा जरूरी है, उसको हम कहते हैं डी सब शेल, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आगे हम नहीं चल सकते। डी सब शेल उसको कहेंगे, और डी सब शेल जो है, बल्कि एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल हो गया, एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब शेल, और डी सब शेल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, या इसको सॉसेज कहते हैं, या इसको ये कहते हैं, ये पी शेप शेल बना के ये डंबल बनाया और एक डंबल ये बना दिया, इसको डबल डंबल भी कह सकते हैं। ये इसको ऐसे समझे कि ये एक डंबल था और एक दरमियान में एक और डंबल आपने लगा दिया, देखें सेम इस तरह ये आपके सामने है। ठीक हो गया, ये 2 डंबल थे, दोनों की मैंने आपको डायग्राम बता दिया। ठीक हो गया। अब देखें ये डायग्राम बाद में भी हम बात करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हमारे बुक में इसको कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। उसके बाद अगर एल की वैल्यू 3 हो तो वो सब शेल कौन सा होगा, एफ सब शेल। कौन सा होगा, एफ सब शेल। उसकी शेप वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो क्या बात आपने समझनी है कि आप इसके कुछ वैल्यूज को ना आपने मेमोराइज करना है। क्या मेमोराइज करना है कि के शेल है, एन 1 है तो सिर्फ उसमें एस सब शेल होगा, एल शेल है उसमें सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल, कौन से, एस और पी। तीसरा शेल एम शेल, एन 3 वैल्यू है तो सब शेल भी 3 होंगे, एस पी डी। अगर चौथा शेल है तो उसमें सब शेल भी 4 होंगे, एस पी डी एफ। इसके यह बात क्या समझ आई आपको कि ये हिंट याद रख लें, जितना शेल होगा उतने ही सब शेल्स होंगे, जितना शेल होगा उतने ही सब शेल होंगे। 1 फर्स्ट शेल, सब शेल भी 1 एस, दूसरा शेल है तो 2 सब शेल एस पी, तीसरा शेल है तो 3 सब शेल एस पी डी, चौथा शेल है तो 4 जो सब शेल होंगे एस पी डी और एफ। इसके बाद जो है एस पी डी एफ के बाद जी भी होता है, एच भी होता है, लेकिन उसकी हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, क्योंकि हमारे जो है इसी की डिस्कशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, जैसे हमने n की वैल्यू स्टार्ट की थी 1 2 3 होती है, तो l की वैल्यूज को याद रखने का तरीका सिंपल ये है, अब 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 यही यूज होनी है। 0 1 2 3, 0 होगा तो s सब शेल, 0 होगा तो s सब शेल, 1 होगा तो p सब शेल, 2 होगा तो d सब शेल, 3 होगा तो f सब शेल। तो ये वैल्यूज आपको याद पढ़नी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, 0 l की वैल्यू है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f सब शेल। तो तरतीब याद रखें, एस पी डी एफ। S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused, F stands for fundamental। ये हमें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। तो 0 1 2 3 वैल्यू की तरतीब याद रखें, उधर से याद रखें एस पी डी एफ।
ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन होंगे 0 1 2 3, तो 0 को टिक करेंगे आप। इस तरह अगर वो पूछेंगे डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, तो 0 1 2 3 ऑप्शन होगी, तो आप 2 को टिक करेंगे। इस तरह अगर वो एफ के लिए एल की वैल्यू पूछता है तो 3 पुट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको याद रखना जरूरी होगा आपके लिए। अब हम इसको हर शेल के लिए अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हर शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। ये हमने जो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा था, अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 पहला शेल है तो उसको क्या बोलते हैं, के शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसकी 1 है। अब l की वैल्यू का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि वैल्यूज होंगी 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब समझना हमने। अब n की जगह यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 - 1 क्या है, 0। 0 to 0 का मतलब सिर्फ 0। l की वैल्यू सिर्फ एक होगी 0, और वो 0 हो तो मैंने बताया था कौन सा सब शेल होगा, s। और चूंकि ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है तो इसके साथ ये जो कोफिशिएंट 1 लिखते हैं, ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 1s का मतलब s सब शेल फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट शेल का, क्योंकि s सेकंड में भी है, s थर्ड में भी है, s फोर्थ में भी है, s 5 में भी है। तो इस कोफिशिएंट हमें बताएगा कि कौन से शेल का ये सब शेल है। क्योंकि शेल का पता नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की सही डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 सेकंड शेल। सेकंड शेल एल शेल कहते हैं उसको। उसमें एल की वैल्यूज क्या होंगी, फार्मूला क्या था, 0 to n-1। 0 to n की जगह 2 पुट करें, 2 - 1 का आंसर क्या है, 1। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक वैल्यूज होंगी। 0 से लेके 1 तक 0 1 दो वैल्यूज बनी। इसका मतलब 2 सब शेल्स होंगे सेकंड शेल में। 2 सब शेल का मतलब एल की वैल्यू 0 भी होगी, एल की वैल्यू 1 भी होगी। एल की वैल्यू जब 0 होगी तो कौन सा सब शेल होगा, एस। जब L की वैल्यू 1 होगी तो P सब शेल। इससे पता चला सेकंड शेल में S भी होता है और P भी होता है। तो देखिए L जब 0 होगा तो कौन सा सब शेल होगा, S। साथ 2 लिख दिया मतलब सेकंड शेल का S। और अगर 1 वैल्यू का मतलब P सब शेल होगा, और 2P का मतलब सेकंड शेल का P सब शेल। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आप थर्ड शेल पे आ जाए, इसका मतलब सेकंड में SP होता है, ये पहले डायरेक्ट भी आपको याद है। थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो m शेल हो जाएगा। तो l की वैल्यू 0 से लेके n-1, n की जगह 3 पुट करें, 3 - 1 का मतलब 2 आएगा। 0 से लेकर 2, एरो का मतलब है 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 का मतलब दरम्यान में 1 भी आएगा, तो 0 1 2। तो इसका मतलब है इसमें कौन कौन से सब शेल्स होंगे, S P और D। क्या मतलब S P D का मतलब क्या होगा कि 0 था तो S, 1 है तो P, और D है तो 2 है तो D। बात समझ आ गई है। यानी कि L की वैल्यू 3 आएंगी, 0 1 2। इसका मतलब SPD। अब लेकिन साथ ये 3 क्यों लगाया, ये बताता है थर्ड शेल का S, थर्ड शेल का P, थर्ड शेल का D। इसी तरह N फोर्थ शेल में आ जाए, N शेल कहते हैं इसको। L इज इक्वल टू 0 to 4 - 1 करेंगे तो 0 to 3 इसकी वैल्यू बनेगी। 0 to 3 का मतलब 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज आएंगी, 0 1 2 3। तो 4 वैल्यूज, 0 1 2 3 4 वैल्यूज। तो 0 का मतलब कौन सा सब शेल, S। 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, और ये F। इसका यह मतलब हुआ कि चौथे शेल में S होता है, P होता है, D होता है, F। ये आपको पहले से पता है। अब ये चौथा शेल है तो 4S 4P 4D 4F। L0 4S, L1 तो P, 4 का मतलब चौथे शेल का P, 2 का मतलब 4D, L इक्वल टू 3 का मतलब F 4F। इसी तरह हमारे पास F के बाद SPD, F के बाद G भी होता है, H भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो यहाँ तक पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया शेल वाइज सब शेल्स की अरेंजमेंट, कि पहले शेल में S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। उसके बाद अब इस हर सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, P में कितने होंगे, D में कितने होंगे, F में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, 2 × 2l+1। किसी भी सब शेल, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n², याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n²। 2n² क्या था, याद करें। ये फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था ये बताता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। 2n² फॉर्मूला हमें क्या बताता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। यहाँ 1 की वैल्यू पुट करते थे हम, n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2। तो हमने कहा था पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर सेकंड शेल की बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो दिस फॉर्मूला 2n² इज यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इन एन ऑर्बिट।
जो कि n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन अब sp-d-f सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। अब l की वैल्यू हमने पुट करनी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता होना चाहिए s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। l की वैल्यू इस तरह कह लें, l की वैल्यू जब 0 हो तो s सब शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ l की जगह 0 पुट करें, 2 × 0 0 + 1, 1 आ जाएगा, 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s सब शेल। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब अब इसका मतलब है हर s जहां भी होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैं सारों में लिख देता हूँ, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर s सब शेल चाहे वो फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब हम बात करते हैं L = 1 होकर वैल्यू हो, यानी कि P सब शेल हो। जब L 1 कहेंगे तो P सब शेल आपके जेन में आ जाना चाहिए। अब P के लिए L की वैल्यू हम 1 पुट करें, 2 × 1 2 × 1 2 + 1 3 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पुट करें, P जहाँ पे है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ P है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ P है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने सारे P जहाँ जहाँ है वहाँ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 6 होंगे। अब L अगर 2 हो यानी कि D सब शेल के लिए, तो यहाँ D में कितने सब शेल इलेक्ट्रॉन है ये पता लगाना है हमने। 2 × 2 4 + 1 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। तो ये D है, इसमें हमने 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। ये D है, यहाँ भी हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख देने हैं। क्लियर होगी बात। यानी कि 4 बढ़ गए, 2 थे पहले इसमें, S में 2 थे। मैं यहाँ भी लिखता हूँ, ये 2 लिखे हुए मिल गए, 2 है S में, फिर 6 4 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए, अगले में फिर 4 ऐड होंगे। देखें अगर हम F के लिए 3 वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो 3 × 2 = 6 + 1 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब F में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। मैं यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ। अब आपको याद होगा पहले शेल में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन बताया थे, इस फॉर्मूले से कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले के मुताबिक सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए टोटल 8 ही है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 8 है, 6 + 2, क्योंकि सेकंड में S भी है P भी है, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 S में आ जाएंगे और 6 P में। टोटल ये S में 2 पहले में, S में 2 P में 6, टोटल 8 हो गए। इसी तरह यहाँ S में 2 P में 6 D में 10। टोटल थर्ड में देखें 18 ही है, टोटल थर्ड ऑर्बिट में देखें 10 + 6 16 + 2 18, इस फॉर्मूले से जो आते हैं। इसी तरह चौथे शेल में S में 2 P में 6 D में P में 6, ये आएंगे, मैंने P लिख दिया, P में 6 D में 10 और F में 14, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है S में 2 P में 6 D में 10 F में 14। जमा करें इन सबको तो ये टोटल जो है 32 ही बनता है। ये टोटल कितना बनता है, 18। तो मतलब टोटल इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन आते हैं शेल में, लेकिन सब शेल्स का कंसेप्ट कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, S में कितने आएंगे 2, P में कितने आएंगे 6, D में कितने आएंगे 10, F में कितने आएंगे 14। F के बाद क्या बताया था, G में कितने आएंगे, 4 ऐड करें 18। G के बाद H अगर है तो उसमें कितने आ जाएंगे, अगर होगा तो वो उसमें हो जाएंगे 14 + 18 22। इस तरह आपने इस फॉर्मूले की मदद से आपने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल कैलकुलेट किए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में मालूम करने का फॉर्मूला क्या है ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल मालूम करने का, सब शेल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला ये है। और ये आपको जुबानी याद कर लेना आपने कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10, F में 14, इस तरह G में 18, H में 22। और ये आपको ऑलरेडी यकीनन आपने 9th क्लास में ये पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थोड़ा सा आपको ये वैल्यूज पहले याद होंगी, लेकिन इस पार्ट 1 में आपने इसको तफसील से पढ़ा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।